So, hello students. Today we are going to do some numericals on JEE PYQs. Okay, and our topic will be laws of motion. So, without wasting any time, we will start with the PYQs of laws of motion. Here is your first numerical. Read that numerical. What it is saying? That a monkey of 50 kg climbs on a rope which can withstand the tension of 350 Newton. If monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option. So these are your options. Tension is equal to 700 Newton while climbing upward. Tension is equal to 350 Newton while going downward. The third option is rope will break while climbing upward, and the last option is rope will break while going downward. So, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन क्या है वो समझना चाहिए. And I hope by reading this क्वेश्चन में क्या पूछा है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, और आपको ये क्वेश्चन रीड करके समझ में आया होगा ऐसा मैं समझती हूँ. तो देखो, एक मंकी है स्टूडेंट्स. ये मंकी रोप पे क्लाइंब अप कर रहा है और रोप पे क्लाइंब डाउन कर रहा है. स्टूडेंट्स, ये जो रोप है ना, रोप, कोई भी रोप स्टूडेंट्स देख लो आप, अगर उस रोप में वेट ज्यादा हो गया तो रोप ब्रेक कर जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रोप है और मैंने उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी मास अटैच करके रखा है, मैं बस बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई तो वो रोप टूटने वाली है. ओके. तो कोई भी रोप है ना स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक वेट ही उठा सकती है. अगर एक स्पेसिफिक वेट से ज्यादा वेट हो गया तो वो रोप ब्रेक कर जाती है. तो क्वेश्चन में सबसे पहला सेंटेंस क्या दिया है कि अ मंकी climbs on a rope which can withstand the tension of 350 न्यूटन. ये जो रस्सी है ना स्टूडेंट्स, ये रस्सी सिर्फ 350 न्यूटन का टेंशन ही झेल सकती है. अगर इस रस्सी में टेंशन 350 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो ये रस्सी टूट जाएगी. अगर इस रस्सी में टेंशन 350 न्यूटन से कम आया तो ये रस्सी नहीं टूटने वाली है. तो हमें करना क्या है कि जब ये मंकी अपवर्ड डायरेक्शन में क्लाइंब करता है तब इस रोप में कितना टेंशन जनरेट होगा वो देखने वाले हैं हम, और जब ये मंकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लाइंब डाउन करेगा तो कितना टेंशन जनरेट होता है हम वो देखेंगे. अगर टेंशन 350 न्यूटन से एक्सीड होता है तो रोप इज गोइंग टू गेट ब्रेक, एंड इफ द टेंशन कम्स आउट टू बी लेस देन 350 न्यूटन then the rope is not going to break. So first we will take the case of climbing down. क्या बोला है? A monkey is climbing down with an acceleration of 4 meter per second square. ये हमारा monkey स्टूडेंट्स, ये अभी रोप पे क्लाइंब डाउन कर रहा है, और क्लाइंब डाउन करते वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब लॉज ऑफ मोशन में आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि ये जो मंकी है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो मंकी है स्टूडेंट्स, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू जी. तो मंकी का मास क्या दिया है? 50 kg दिया है. जी की वैल्यू क्या लेने के लिए बोली है? 10 लेने के लिए बोला है. So 50 into 10 which will be 500 Newton. F gravitational force is equal to m into g. That's why mass into g, 50 into 10. Now students, जब ये मंकी रोप पे क्लाइंब डाउन करेगा तो ये जो आपको रस्सी दिख रही है इस पे टेंशन तो होगा ना, रस्सी तन जाएगी. मेरे हाथ में रस्सी है, उस पे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है तो रस्सी तन जाएगी ना.
तो ये जो रस्सी है ये रस्सी तन जाएगी और इस रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन फोर्स डेवलप होगा। तो जो टेंशन है स्टूडेंट्स, टेंशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। Why? Because tension always moves away from the body. That's why the tension will be in the upward direction में। Now, ये हो गई free body diagram of this rope. Now we are going to apply Newton's second law on this rope. So what is Newton's second law? Newton's second law is net force is equal to mass into acceleration. So Newton's second law will be net force is mass into acceleration. तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ तो लगाएंगे स्टूडेंट्स, पर वर्टिकल डायरेक्शन में हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने वाले हैं। So what are the total forces acting on this rope in the vertical direction? So you will say that there are two forces on this rope which are acting. One is the tension force and another is the 500 Newton, which is gravitational force. So these will be the net forces, total forces, okay? So first force is tension force, or you can say that the first force is 500 Newton force and the second force will be tension force. अब ये फोर्सेस को हमें साइन भी देना है स्टूडेंट। साइन कैसे देंगे आप? जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है वो फोर्स पॉजिटिव होता है और जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो फोर्स नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है स्टूडेंट्स? 500 के न्यूटन का फोर्स है। दिस फोर्स विल बी पॉजिटिव। और टेंशन फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दैट फोर्स विल बी नेगेटिव इज इक्वल टू मास। मास किसका लेंगे स्टूडेंट्स? मास हमें मंकी को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रोप है ना स्टूडेंट्स, रोप मासलेस है, ठीक है? रोप को हमें मासलेस अज्यूम करना है। तो मास, कौन सा मास? अगर रोपलेस मास पे ये 50 केजी वाला मंकी आएगा तो मास किसका लेंगे हम? 50 केजी ही लेंगे ना। तो मास विल बी 50 और एक्सेलरेशन, स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू है a. So this will be our equation 1. Okay. इक्वेशन 1 बोलने से अच्छा स्टूडेंट्स हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देके रखिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या देके रखिए? एक्सेलरेशन की वैल्यू देके रखी है 4। तो आप एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखोगे? आप एक्सेलरेशन की जगह पे लिखोगे 4। सो टेंशन इस साइड पे भेज दो, 50 into 4 इस साइड पे भेज दो। आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? टेंशन विल बी 500 minus 200. So 500 minus 200 will be 300 न्यूटन। अब बताओ मुझे स्टूडेंट्स, ये जो आपको रोप दिख रही है, इस रोप में टेंशन कितना डेवलप हुआ है? इस रोप में टेंशन 300 न्यूटन डेवलप हुआ है जब ये मंकी क्लाइम डाउन कर रहा था विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे आप बताओ कि जब ये मंकी क्लाइम डाउन करेगा तो रोप ब्रेक करेगी क्या? आप बोलोगे नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो मैक्सिमम टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन इस रोप पे वो कितना हो सकता है? 350 न्यूटन हो सकता है। और जब मंकी क्लाइम डाउन कर रहा था तो टेंशन कितना आया? टेंशन 300 न्यूटन आया। तो 300 न्यूटन 350 से कम है, तो ये रोप ब्रेक नहीं करने वाली है। मंकी क्लाइम डाउन कर सकता है विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक केस पूछी है कि then monkey climbs up with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उन्होंने और एक कंडीशन देके रखी है कि ये जो मंकी है ना, ये क्लाइंब अप भी करता है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जब ये मंकी क्लाइंब अप करेगा विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब हम देखते हैं कि इस रोप में टेंशन कितना जनरेट होगा। Now you know that this monkey is climbing up with an acceleration 5 meter per second square. So we have shown this. Climb up करे monkey या climb down करे?
ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगने ही वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है m into g। What is the mass of monkey? 50. What value of g we have to take? It is 10. So the total force into downward direction, not total force, the gravitational force into downward direction, which will be 500 Newton. और ये मंकी तो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसमें भी टेंशन होगा स्टूडेंट्स। मंकी नीचे जाए या ऊपर जाए, रोप में टेंशन तो डेवलप होने वाला है क्योंकि रोप में मास आया है, तो यहाँ पे टेंशन तो डेवलप होगा स्टूडेंट्स, चाहे मंकी नीचे जाए या ऊपर जाए। तो टेंशन क्या होता है? टेंशन ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो हमारी बॉडी तो ये है, तो टेंशन बॉडी से मूव अवे हो रहा है, इसलिए टेंशन की डायरेक्शन ऊपर है। अब हम क्या करेंगे? We will apply Newton's second law. What is Newton's second law? It is net force is equal to mass into acceleration. So what are the total forces acting on this rope? कितने फोर्सेस है? What are the net forces? तो आप बोलोगे कि इस रोप पे दो फोर्सेस है, एक है टेंशन फोर्स और एक है 500 न्यूटन फोर्स। तो लेट्स शो दैट देयर इज अ टेंशन फोर्स एंड देन देयर इज अ 500। मैंने क्या बोला? जो फोर्सेस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होते हैं उन फोर्सेस को पॉजिटिव ले लो, और जो फोर्सेस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उन फोर्सेस को निगेटिव ले लो। तो टेंशन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो टेंशन विल बी पॉजिटिव, और 500 न्यूटन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो टेंशन 500 विल बी नेगेटिव इज इक्वल टू मास। मास कितना है स्टूडेंट्स इस मंकी का? मंकी का मास है 50 kg। यही मास रोप पे आएगा ना, तो मंकी का ही मास लेना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना लेंगे? एक्सेलरेशन इज 5। सो टेंशन विल बी 500 प्लस 50 into 5 हाउ मच? इट विल बी 250। तो हमारा आंसर आ जाएगा 750 न्यूटन। आप देख रहे हो अभी क्या होगा? आप अभी मुझे बताओ कि मंकी जब क्लाइंब अप करेगा विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब ये रोप टूटेगी क्या? नाउ दिस रोप विल ब्रेक डाउन। यस, क्यों टूटेगी? क्योंकि स्टूडेंट्स रोप में मैक्सिमम टेंशन सिर्फ 350 न्यूटन हो सकता है, पर जब ये मंकी क्लाइंब अप कर रहा था विद दिस एक्सेलरेशन, तो जो रोप में टेंशन आया है वो 750 न्यूटन आया है। 750 is greater than 350 न्यूटन। दैट्स व्हाई जब अगर ये मंकी इस रोप पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर वाले डायरेक्शन में एक्सलेरेट करता है तो ये जो रोप है ना स्टूडेंट्स, ये जरूर ब्रेक करेगी और आपका मंकी नीचे गिर जाएगा। ओके, सो कौन सा ऑप्शन मैच होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए बोल रहे हैं टेंशन इज इक्वल टू 700 न्यूटन व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड। जब मंकी क्लाइंब अप कर रहा था तो टेंशन 700 न्यूटन आया था क्या? नहीं, टेंशन तो 750 न्यूटन आया था। तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी क्या बोला है? टेंशन इज इक्वल टू 350 न्यूटन व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड। आप ही बताओ, अगर जब मंकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो टेंशन 350 आया था का? नहीं, टेंशन तो 300 आया था। तो ऑप्शन बी विल बी आल्सो द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी बोल रहा है दैट द रोप विल ब्रेक व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड। स्टूडेंट्स, जब मंकी क्लाइंब अप कर रहा था तो रोप ब्रेक हुई क्या? तो यस, रोप तो ब्रेक हुई जब मंकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तब, क्योंकि टेंशन एक्सीड हो गया। ठीक है, टेंशन 750 न्यूटन आया, 350 से ज्यादा, इसलिए रोप तो ब्रेक हो गई। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड व्हाट इज ऑप्शन डी? रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड। आप ही बताओ स्टूडेंट्स, जब ये मंकी क्लाइंब डाउन कर रहा था तो रोप ब्रेक हुई थी क्या? नहीं हुई थी, क्योंकि टेंशन तो कम आया था क्लाइंब डाउनवर्ड करते साथ। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था ये जेईई में आया था। इट वाज 26 जुलाई 2022, शिफ्ट 1 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए स्टूडेंट्स, नीट के एग्जाम में भी मंकी रिलेटेड, मंकी रोप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नाउ
we are going to move towards the next example. बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देखो. एज पर गिवन फिगर, फिगर दी हुई है क्वेश्चन में. एज पर गिवन फिगर, a weightless pulley P is attached on a double inclined frictionless surface. The tension in the string, which is massless, will be what? तो पहले तो मैं फिगर निकालती हूँ स्टूडेंट्स. इसकी फिगर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. डबल इंक्लाइन प्लेन है स्टूडेंट्स. डबल इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या? दो इंक्लाइंड प्लेन. तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ये क्या है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस सरफेस पे दो इंक्लाइंड प्लेन है. इंक्लाइंड प्लेन मतलब किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं वो. हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ किसी एंगल पे ऊपर उठाते हैं उन प्लेन्स को. तो ये जो फर्स्ट प्लेन है ना स्टूडेंट्स, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस से 60 डिग्री ऊपर उठाया है, फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन. और ये जो सेकंड प्लेन है ना स्टूडेंट्स, इसको हमने 30 डिग्री से ऊपर उठाया है, सेकंड इंक्लाइंड प्लेन. ये इंक्लाइंड प्लेन जो आपको दिख रही है, इस पे मैंने एक पुली अटैच कर दी. पुली के एक सेक्शन पे मास है. ये मास है 4 kg का. ओके. और पुली के दूसरे सेक्शन पे भी एक मास लगाया हुआ है विथ सेम स्ट्रिंग. ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है ना, ये एक ही स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग को दो मास लटके हुए हैं. एक 4 kg का है और एक 1 kg का है. ठीक है. ये यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है और ये 1 kg का मास यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है. तो ये हमारी गिवन फिगर है स्टूडेंट्स, जो बोला है ना एज पर द गिवन फिगर. हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखो. बेटा ये 60 डिग्री है. ये ज्यादा ऊपर उठाया है इंक्लाइन प्लेन. ऊपर उठाया तो है ही, पर इस पे ज्यादा मास भी है 4 kg का. तो नेचुरल है ये मास नीचे आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, एक तो ये कम एंगल पे उठाया हुआ है और उस पे सिर्फ 1 kg का मास है. ज्यादा टेंडेंसी क्या है स्टूडेंट्स? यही 4 kg का मास तो नीचे आएगा ना. तो ये जो 4 kg का मास है स्टूडेंट्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. और ये जो 1 kg का मास है, जब हम ये दो ब्लॉक्स विद द स्ट्रिंग इस पुली पे डालेंगे ना, डालते ही 4 kg का मास नीचे आएगा, 1 kg का मास ऊपर आएगा. ओके. हमें निकालना क्या है? हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो निकालना है. नाउ स्टूडेंट्स, इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो. 24 जनवरी 2023 में पूछा गया सवाल है. शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है. ये टेंशन निकालने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी पड़ेगी हर एक ब्लॉक की. 2 ब्लॉक है. पहले हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं, फिर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं. नाउ दिस इज 4 kg का ब्लॉक स्टूडेंट्स. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही लगता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये 4 kg के ब्लॉक पे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी. ब्लॉक का मास कितना है? 4. जी की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला है? 10. So 4 into 10 how much? It will be 40. So in the downward direction students, on this block 40 Newton of gravitational force is acting. Now students tell me one thing. अगर ये 60 डिग्री है, आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री है. करेक्ट है ना? ये स्ट्रेट लाइन और है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये तो 90 डिग्री है. अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? ये एंगल 30 डिग्री होगा. याद रखो ये बात, ये एंगल 30 डिग्री होगा. क्यों लग रहा है ये एंगल? कंपोनेंट्स निकालने के लिए. स्टूडेंट्स, ये 40 न्यूटन का
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के हमें कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। So there will be one component which will be in this direction, which is along the inclined plane। ये देखो स्टूडेंट्स, ये कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के along ही है ना, और दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये दूसरा कंपोनेंट निकाला, ये परपेंडिकुलर ही है ना इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है। सो दो कंपोनेंट्स तो हमने निकाल लिए 40 न्यूटन के, एक कंपोनेंट अलोंग, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर हमने पहले ही देखा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना, ये एंगल भी तो 30 डिग्री होगा ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। एक तो ये आप कर सकते हो, इसको 30 डिग्री बोल के एंगल के पास का जो कंपोनेंट होता है इसको क्या बोलोगे आप, 40 cos 30 डिग्री, और इसको क्या बोलोगे 40 sin 30 डिग्री। कंपोनेंट्स के आप ये भी नाम दे सकते हो। एंड देयर इज वन मोर मेथड, और क्या कर सकते हो, ट्रिक शायद आपने पढ़ी होगी, आपको अगर ट्रिक से जाना है तो वैसे भी कर सकते हो आप। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होता है, डायरेक्ट स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, ये भी चल सकता है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आप इसको 60 डिग्री मानना चाहते हो तो ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, कंपोनेंट किसका है, कंपोनेंट 40 न्यूटन का है, तो 40 न्यूटन का दिस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, 40 cos 60 डिग्री, और 40 न्यूटन का ये कंपोनेंट का नाम क्या होगा, 40 sin 60 डिग्री। ओके, नाउ मैं हमेशा ये बताती हूँ स्टूडेंट्स कि जब आप कंपोनेंट्स निकालते हो तो ओरिजिनल वेक्टर को इग्नोर करो। जिस भी वेक्टर के आप कंपोनेंट्स निकालते हो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस 40 न्यूटन के कंपोनेंट्स निकाले तो अभी 40 न्यूटन की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स ही उस वेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जब भी आप किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालते हो तो कंपोनेंट्स ही उस वेक्टर को फुल्ली डिस्क्राइब करता है। तो कंपोनेंट्स भी और वो ओरिजिनल वेक्टर भी जिसके आपने कंपोनेंट्स निकाले हैं, अगर वो साथ साथ अगर वो हम सब लेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। तो जिस भी वेक्टर के आपने कंपोनेंट्स निकालने हैं ना, वो कंपोनेंट्स रहने दो और ओरिजिनल वेक्टर को इग्नोर करो। क्यों, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसके कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स ही वो कंपोनेंट बता रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में 40 sin 60 डिग्री फोर्स लग रहा है। मतलब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को अटैच है और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 40 sin 60 डिग्री इतना फोर्स लग रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिंग तो तन जाएगी, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स डेवलप होगा। ओके, and you know that the tension always moves away from the body. So टेंशन की कैसी डायरेक्शन दिखाएंगे हम, ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे होगी स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 40 cos 60 डिग्री के अपोजिट साइड में नॉर्मल फोर्स भी है, पर है ना उसकी हमें इस न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल फोर्स तब यूज करते हैं जब सरफेस रफ होगा, जब हम फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं। बट हमने इस एग्जांपल में फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है। क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है ना स्टूडेंट्स, ये हमने स्मूथ लिया है। ओके, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेकन द नॉर्मल फोर्स बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फॉर्मूले में म्यू एस एन आता है, इसलिए हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ पे हमें नॉर्मल फोर्स आप दिखा सकते हो, पर वो आपको काम में नहीं आने वाला। ओके,
Now there is another box students here which is of 1 kg. हमने जो 4 kg पे किया ना वो सेम हमें 1 kg पे करना है, ठीक है। क्या करना है देखो स्टूडेंट्स, ये 1 kg का ब्लॉक है। 1 kg के ब्लॉक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू तो आपको पता है, वो क्या है m into g. What is the mass? Mass is 1 kg. What is g? G is 10. 1 into 10 how much? 10 Newton. On this 1 kg block 10 Newton downward force is acting. हमें इस 10 न्यूटन के भी दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे और वो दो कंपोनेंट्स होंगे along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane. ओके देखो ये जो आपको दिख रहा है ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग का कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। निकाल लिए हमने 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो मैम आप, ये एंगल 30 ये एंगल 30 ऐसे कैसे? यस ऐसा ही है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग सम ज्योमेट्री। देखो अच्छे से देखो, अगर ये 30 तो ये 30 कैसे देखो स्टूडेंट्स, ये 30 है, ये कितना है, ये 90 है, परपेंडिकुलर है ना, ये 30 है ये 90 है, तो रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग 60। और अगर इसके और इसके बीच में एंगल 60 है तो इसके और इसके बीच में एंगल भी तो 60 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, दिस एंड दिस, ये एक कंपोनेंट है ये दूसरा कंपोनेंट है, ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है मतलब पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन और ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में तो 90 डिग्री का एंगल होगा ना। तो उसमें से अगर ये 60 डिग्री हमने निकाला है तो 60 ये कितना होगा 30, बिकॉज 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। तो ये कितने का एंगल होगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी 30 डिग्री एंगल। ओके नाउ एंगल तो मिल गया, एंगल के पास में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस का कंपोनेंट होता है। सो 10 न्यूटन का ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 10 cos 30 डिग्री। और 10 न्यूटन के इस कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी, इट विल बी 10 sin 30 डिग्री। 10 cos 30 डिग्री 10 sin 30 डिग्री। ओके नाउ क्या बोला मैंने कि जब आप कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं ओरिजिनल वेक्टर को तो ओरिजिनल वेक्टर को भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट से उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको लेने की जरूरत नहीं अभी 10 न्यूटन के, क्योंकि ये मिला के उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको क्यों लेना है ना अभी। इसके कंपोनेंट्स की हमें जरूरत है स्टूडेंट्स, अगर हमने कंपोनेंट्स नहीं निकाले तो हमें आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको छोड़ के कंपोनेंट्स को पकड़ा दी ना। स्टूडेंट्स ये जो 1 kg का ब्लॉक है इसको इस डायरेक्शन में 10 sin 30 डिग्री इतना फोर्स लग रहा है और ये 1 kg का ब्लॉक स्ट्रिंग को अटैच है। अगर ये ब्लॉक जो स्ट्रिंग को अटैच है इसको इस डायरेक्शन में 10 sin 30 डिग्री का फोर्स लग रहा है तो ये स्ट्रिंग तो तन जाएगी। स्ट्रिंग अगर तन जाएगी तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा एंड टेंशन ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी। सो हमने टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दी। ओके नाउ स्टूडेंट्स हो गया, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप नॉर्मल भी दिखा सकते हो नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में 10 cos 30 डिग्री फोर्स लगा रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इफ ब्लॉक इज exerting 10 cos 30 degree force on the inclined plane then the inclined plane will also exert equal and opposite force on this block in the exactly opposite direction with equal force. So यहाँ पे नॉर्मल होगा।
पर है ना स्टूडेंट्स, हमें उस नॉर्मल की अभी जरूरत नहीं है, इस न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं, इसलिए हम नहीं दिखाएंगे। नाउ अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम तो निकाल ली। नाउ स्टूडेंट्स हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। अब इक्वेशंस क्या है देखो, पहले हम 4 kg का ब्लॉक का इक्वेशन बनाएंगे। किसका? 4 kg ब्लॉक का इक्वेशन बनाएंगे। और क्या यूज करेंगे? We will use Newton's second law, which is net force is equal to mass into acceleration for 4 kg block. और ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे ना स्टूडेंट्स, हम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगाएंगे। तो 4 kg का ब्लॉक देखो स्टूडेंट्स, ये 4 kg के ब्लॉक पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, मैं क्या बोल रही हूँ, इस 4 kg के ब्लॉक पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितने फोर्सेस लग रहे हैं? What are the net forces on this 4 kg block along the inclined plane? The forces are 40 sin 60 degree and tension. So the forces are 40 sin 60 degree and the tension force. Okay students, मैंने क्या बोला है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो निगेटिव है। तो 4 sin 60 डिग्री एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो वो होगा पॉजिटिव, और टेंशन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगा निगेटिव, इज इक्वल टू मास। मास कितना है? मास 4 kg का है। एक्सेलरेशन का पता नहीं, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, इसलिए को यही लिख दो। हमने किस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाया स्टूडेंट्स? हमने अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगाया। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो स्टूडेंट्स। अब हम सेम प्रोसीजर करने वाले हैं 1 kg के ब्लॉक पे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन 1 kg ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन। तो न्यूटन सेकंड लॉ है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्सेस कौन कौन से है स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे इस 1 kg ब्लॉक पे दो फोर्सेस है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, फर्स्ट है टेंशन और दूसरा है 10 sin 30 डिग्री। तो नेट फोर्सेस, टोटल फोर्सेस लिख लो, एक है टेंशन फोर्स और दूसरा है 10 sin 30 डिग्री। ओके, आप बोलोगे मैम और एक फोर्स है 10 cos 30 डिग्री, ये भी तो फोर्स उस पे एक्ट हो रहा है ना, तो नेट फोर्सेस पे हमने ये फोर्स क्यों नहीं लिया? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें न्यूटन सेकंड लॉ तो लगाना है 1 kg पे, बट हमें अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगाना है। अलोंग मतलब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कौन से फोर्सेस है? तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग दो है ना स्टूडेंट्स, एक है टेंशन और दूसरा है 10 sin 30 डिग्री। अलोंग द इंक्लाइन है, ये जो 10 cos 30 डिग्री स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन को, इसलिए हम वो फोर्स नहीं लेंगे। ठीक है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया पर हमने अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगाया, इसलिए दो फोर्सेस आए। टेंशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, और 10 sin 30 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू मास। मास कितना है? 1, और एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन a है, वो भी एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, सेम ही है वो। तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन 2। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड इक्वेशन 1 and 2. By adding them, what will you get? 4 sin 60 डिग्री minus t plus t minus 10 sin 30 डिग्री। ये टेंशन तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आएगा 40 sin 60 डिग्री minus 10 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड तो हमने ऐड कर दी, अभी राइट साइड ऐड करो, 4a plus 1a कितना? इट विल बी 5a। नाउ स्टूडेंट्स 40 sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप ये भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, पहले तो 5 को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड दिस थिंग विथ 5,
सो 5 8 जा 40, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3/2 माइनस 5 2 जा 10, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/2 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया मैंने पहले तो 5 से डिवाइड कर दिया इसको, 5 से, 5 8 जा 5 2 जा, ठीक है, 8 2 यहाँ पे आ गया, 5 कैंसिल हो गया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 पुट कर दे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 पुट कर दे, ठीक है। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाता है और ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4√3 - 1। क्या ये है हमारा आंसर, इज दिस अवर आंसर 4√3 - 1? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं है, उन्होंने हमें तो टेंशन पूछा है। उन्होंने बोला है कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो बताओ। हमने क्या हम ये जो वैल्यू है ये किसकी है स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन की है। तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन? बेटा टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 यूज करो। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन then put the value of acceleration in equation 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, it is tension minus 10 sin 30 degree is equal to 1 into a, that is a। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 4√3 - 1। तो टेंशन माइनस स्टूडेंट्स 10 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 10/2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 इज इक्वल टू 4√3 - 1। हेंस टेंशन इज इक्वल टू 5 को यहां पे डाल दो स्टूडेंट्स, शिफ्ट 5 टू दिस साइड, सो 5 प्लस 4√3 - 1। Now students, I hope you are able to see this. 5 minus 1 how much? It will be 4 plus 4√3. Wait a minute, let me see how to move this. ठीक है, 5 minus 1 how much? 4, और यहाँ पे क्या हो जाता है 4√3। 4 कॉमन निकालो, 4 अगर कॉमन निकाला तो आपके पास आ जाएगा 4√3 + 1 न्यूटन। स्टूडेंट्स, नाउ इज दिस योर आंसर? ये हो सकता है क्या आंसर? तो यस स्टूडेंट्स, हमने टेंशन ही निकालना है और ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, तो बेटा क्वेश्चन सेकंड में पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ऑप्शंस है ना, अगर आपने गलती से एक्सेलरेशन का आंसर टिक कर दिया तो आप गलत हो जाओगे। ओके, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, पूछा टेंशन है, टेंशन निकालो और तभी ऑप्शन बी पे आप टिक कर दो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो 2 क्वेश्चंस है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस 2 न्यूमेरिकल्स। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, डाउट्स पूछो हमें बहुत सारे। अगर इस एग्जाम्पल के रिगार्डिंग दूसरे आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहे हो, उसमें उस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में भी आप प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट टाइम फिर से आओ इस चैनल में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय।